नजर को बदले तो नज़ारा बदल जाता है, सोच को बदले तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदले तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। आज के इस हमारे विशेष सेशन में जिसको कह सकते हैं ऐसी ही एक शख्सियत से हम फूड सेफ्टी ऑफिसर 2022 का जो आपका अंतिम परिणाम जिसको कह सकते हैं अभी हाल ही में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने अंतिम सूची के रूप में जारी कर दिया है, तो हम लगातार जिसको कह सकते हैं ऐसे ही कुछ टॉपर्स जो उत्कर्ष के हैं उनके साथ आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ये जानें और ये समझें कि आज के इस समय में बढ़ते हुए कंपटीशन में तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और एक टॉपर्स जिसको कह सकते हैं उनकी क्या सोच होती है, उसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो आपने देखा कि उत्कर्ष के आपके नॉन टीएसपी एरिया में फर्स्ट रैंकर जो आपके नीतीश कुमार थे उनके साथ हमने आपको चर्चा करवाई। राजस्थान में टीएसपी से आपके फर्स्ट रैंकर जिसको कह सकते हैं कमलेश कुमार के साथ आज के इस सेशन में हम जुड़ेंगे और बात करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से तैयारी की। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कमलेश कुमार राजस्थान के उदयपुर जिले में आपके एक कोटड़ा जो तहसील है वहां के रहने वाले हैं और कोटड़ा तहसील कैसी है और कैसा आपका उसका भौगोलिक जिसको कह सकते हैं स्तर है, साक्षरता को लेकर के भी हम बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि मुझे कुछ समय पहले ही पता लगा है डॉक्टर नरेंद्र जिसको कह सकते हैं नरेंद्र चौधरी सर हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे मैं बात कर रहा था तो सर बता रहे थे। तो सर सबसे पहले हम आज की इस इंटरव्यू और भी विशेष हो जाता क्योंकि ये एक ऐसी शख्सियत है जो राजस्थान में दक्षिण भाग में उदयपुर जिले के कोटड़ा तहसील, क्योंकि आप ज्योग्राफी पढ़ाते हैं और लगातार करंट अफेयर्स के साथ आप जुड़े हुए हैं, अभी आप कह रहे थे। तो सबसे पहले सर मैं एक छोटी सी झलक उस बैकग्राउंड पर विद्यार्थियों को डालना चाहूंगा कि कोटड़ा तहसील सर। जी सर, देखो सबसे पहले तो उत्कर्ष परिवार की ओर से कमलेश डामोर को इस सफलता के लिए और साथ साथ परिवार को भी सफलता के लिए अपने अग्रिम भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और ये जो खुशियां हैं, ये जो ऐसे पल जो है ना, ये जिंदगी में और भी आगे आते रहें। यदि मैं कमलेश से तो बाद में करेंगे चर्चा, लेकिन एक बता दूं सर, राजस्थान का जो दक्षिणी जो भाग है वो आदिवासी बहुल भाग है और राजस्थान में सबसे अधिक आदिवासी जो जनसंख्या है वो उदयपुर के अंदर है। और यहाँ पर एक तहसील है जिसका नाम है कोटड़ा। ये कोटड़ा तहसील जो है राजस्थान में सबसे कम साक्षरता वाली है। यहाँ पे भील और डामोर जनजाति है जिनकी मैक्सिमम जो आर्थिक क्रियाएं हैं या उनके जीविकोपार्जन की बात करें वो या तो वो हम लोग कहें कि अपने आखेट के ऊपर है, शिकार के ऊपर है, या फिर वो कृषि कार्यों के अंदर संलग्न है। वहाँ पे शिक्षा की बात करें वो एकदम लो स्तर पे, लो स्तर का मतलब है कि वो बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, पढ़ाने का है क्योंकि वो है ही जनजाति समूह है और वो अपने एक टेरिटरी में रहते हैं, वो अपने एक लाइफ स्टाइल में रहते हैं। तो उस क्षेत्र में यदि कोई बच्चा आगे जाता है ना तो वो अपने आप एक यूनिक चीज है, क्योंकि जहाँ पे शिक्षा का माहौल है, जहाँ पे वो देखता है कि यार मेरे अगल बगल में बहुत सारे लोग नौकरी लग गए, क्योंकि उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है कि मेरे चाचा का लड़का लग गया, मेरे पड़ोसी लग गया। यहाँ पे तो ऐसा था कि आसपास ही कोई नहीं होगा और ऐसे इलाके के अंदर अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को उस तैयारी में झोंकते रहना और फिर सिलेक्शन लेना और सिलेक्शन भी फर्स्ट रैंक लेना, ये मतलब अपने आप में एक यूनिक चीज है सर, उस क्षेत्र के लिए भी है और ये हमारे लिए भी है, क्योंकि वो बच्चा जो था वो हमारे साथ जुड़ा हुआ था, कनेक्ट था। और हमें भी खुशी होती है कि हम लोगों ने एक इस उत्कर्ष के डिजिटल मंच के माध्यम से हम वहां पहुंच गए जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंचा था। शिक्षा को लेकर के सरकार भी वहां पे जाने में घबराती है कि यार वहां जाएंगे लोग, टीचर जो है ना उनकी यदि पोस्टिंग कर देते हैं तो वो भी डरते हैं कि यार वहां जाएंगे पता नहीं क्या होगा। तो मतलब वहां पर उत्कर्ष पहुंचा, तो ये अपने आप में सर यूनिक चीज है। तो हम आज इस एफएसओ के इस इंटरव्यू की आपके तीसरी सीरीज में हम चर्चा करेंगे आपके राजस्थान में उदयपुर के कोटड़ा जिले से। जैसा कि सर ने बताया कि राजस्थान में अगर देखा जाए तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला और इतनी विपरीत परिस्थितियों को होते हुए भी जिसको कह सकते हैं राजस्थान में अपने टीएसपी एरिया में नंबर 1 रैंक लाना कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण जिसको कह सकते हैं आपके लिए है। तो हम चर्चा करते हैं और जुड़ते हैं। कमलेश जी, एक बार पुनः आपका जिसको कह सकते हैं उत्कर्ष परिवार की ओर से इस एफएसओ की भर्ती में अंतिम रूप से चयन होने पर आप सभी को जिसको कह सकते हैं आपको और आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले तो कमलेश जी आप अपने बारे में बताएं कि आप कहां से हैं, क्या है आपका नाम वगैरह, आप अपना परिचय दें सबसे पहले। सर मैं कमलेश डामोर उदयपुर से 120 किलोमीटर कोटड़ा तहसील से सर प्रॉपर बिलोंग करता हूँ। और सर मैं स्कूलिंग मेरी माउंट आबू से हुई 10th तक, उसके बाद 12th उदयपुर और उसके बाद मैंने सर बीएससी बायोटेक कर रखी और एमएससी बायोटेक कर रखी उदयपुर से ही सर। तो उसके बाद सर मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड जिसको कह सकते हैं कि एफएसओ के लिए जो क्वालिफिकेशन थी इनके पास बीटेक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से ये आपके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों हैं।
तो आपको सबसे पहले तो मैं अगर ये पूछूं कि आपको जब एफएसओ की वैकेंसी का जब आपको पता लगा, तो एफएसओ की इस वैकेंसी आने के बाद आपका सबसे पहले विचार क्या था, आपने क्या सोचा, कैसे लगा? सर एफएससी की वैकेंसी सुन के सबसे पहले बहुत खुशी हुई कि सर कोई मतलब पहली वैकेंसी आई सर एफएससी की राजस्थान में। और फिर उसके बाद में सर मैंने सोचा कि कोर्स लेके अच्छी तैयारी स्टार्ट करें एफएससी की तरफ। सर जब 2019 में फर्स्ट वैकेंसी आई थी तब तो इसका कोई ऑनलाइन कोर्स भी नहीं था सर। बिल्कुल। और जब 2022 में आई तो उत्कर्ष का सर सबसे पहले ऑनलाइन कोर्स आया था सर। तो एक पूरा मटेरियल एक ही जगह कोर्स अवेलेबल हो गया तो बहुत खुशी हुई सर कि हमें मतलब इधर उधर ज्यादा भाग दौड़ी नहीं करनी पड़ी और सब चीजें हमको एक साथ ही मिल गई सर अच्छा, इसका मतलब तैयारी आप के लिए। इसका मतलब आप उत्कर्ष के एमसीक्यू बैच में भी थे और आप उत्कर्ष के जो मेन जो बैच कोर्स था उसमें भी थे? सर दोनों बैच में था सर, एमसीक्यू बैच भी और मेन बैच में भी सर। तो ये जिसको कह सकते हैं कमलेश जी उत्कर्ष के है सर मेन जो 2 बैच हमने चलाए थे, आपको जिसको पता है क्योंकि ज्योग्राफी भी आपने करवाई थी। तो सर एफएसओ की एक वैकेंसी काफी लंबे पड़ाव के बाद आई, 2019 की वैकेंसी भी काफी विवादों में रही और ये वैकेंसी आई, तो कहीं ना कहीं सर एक दूर दराज के क्षेत्र में इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से निकलना कहीं ना कहीं वाकई में काबिले तारीफ है और निश्चित रूप से दूसरे विद्यार्थी इन चीजों से सीखते हैं। जी कमलेश, सबसे पहली जी चीज सर। हम बात करें कि आपके एरिया की चर्चा बाद में करेंगे, आपकी चर्चा बाद में करेंगे, इस सफलता की चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि सबसे पहली चीज यहाँ से होती है कि अपनी शुरुआत कहाँ से हुई। मतलब मुझे ऐसा अजीब सा लगा कि यार इस क्षेत्र के अंदर एक बच्चा जब फर्स्ट रैंक आता है और तुम्हारे जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, तो यहाँ पर जो मेडल टंगे हुए हैं, मुझे इससे भी लग रहा है कि आप शिक्षा के अंदर या और स्पोर्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं अग्रणी तो हो। तो ये जो शुरुआत है ना, मतलब इस क्षेत्र के अंदर ये शुरुआत ये ललक कहाँ से आई, ये शुरुआत कहाँ से हुई? मतलब तुमने तैयारी के बारे में कब सोचा, घर वालों का क्या सपोर्ट था इसके अंदर? सर मैं 2015 के लास्ट में सर मैंने मतलब मेरी एमएससी कंप्लीट हो गई थी। अच्छा, नहीं मतलब जब ग्रेजुएशन करने के लिए आपने बताया कि सर मैं बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट हूँ, तो वहाँ उदयपुर चला गया, तो मतलब वो जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? क्योंकि तुम्हारे इलाके में शिक्षा को लेकर के ऐसा कहता है कि नहीं क्या करेगा पढ़ के लड़का, मतलब वहां पर वो जो परिवार जो वाला जो बैकबोन जो है ना, माता पिता जो है ना, उनका बड़ा सपोर्ट रहता होगा शायद कहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा एक हाथ रहा हुआ है, बहुत बड़ा हाथ रहा हुआ है। बिल्कुल सर, मेरे पीछे मेरे माता पिता का सर पूरा सहयोग रहा, उन्होंने हर जगह मतलब पूरा सहयोग किया सर, सभी जगह। जैसे मैं स्कूलिंग मेरी सर स्टार्टिंग में वो भी मतलब अच्छी माउंट आबू से मेरी करवाई, तो मैं काफी मतलब योगदान सर मेरा माता पिता का हमेशा रहा है और अभी भी योगदान उनका आगे बढ़ने में हमेशा रहा है। तो मतलब स्कूलिंग माउंट आबू से कर ली, उसके बाद बीएससी बायोटेक्नोलॉजी उदयपुर से एमएससी मतलब आपने पोस्ट ग्रेजुएट भी कर ली, उसके बाद जी सर। आपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया, उसके बाद फिर आप एफएसओ की तरफ कैसे डाइवर्ट हुए? मतलब ये माइंड में कहाँ से आया? और ये एक बड़ा लॉजिक सा लगा मुझे। सर जैसे अब 2019 में फर्स्ट वैकेंसी आई थी एफएसओ हाँ की, हाँ तो फिर जिसमें बायोटेक भी एलिजिबल था, जी तो फिर सर बायोटेक के लिए सर सबसे पहले एफएसओ की वैकेंसी राजस्थान में फर्स्ट टाइम आई थी। जी जी। तो फिर सर मैं उसकी तरफ मूव किया सर, मैं इसी की तैयारी करी अच्छे से। तो और ये अपनी ये जो जर्नी है ना तैयारी के पीछे की, सर मैं पढ़ तो लिया उदयपुर में, उसके बाद में नौकरी और तैयारी की लग कहाँ से आई? मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ कि सर मुझे नौकरी तो लगना है? ये मतलब ये माइंड में कहाँ से आया? क्योंकि सबसे बच्चों के माइंड में ये रहता है कि सर मुझे नौकरी लगना है, ये उसके प्रति क्यूरियोसिटी कहाँ से पैदा हुई? सर जैसे एमएससी कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं जॉब तो लगनी जरूरी थी। फिर मैं सर जयपुर मैंने 2016 के स्टार्ट में जयपुर चला गया सर। अच्छा, इसका मतलब आप 2016 से कंपटीशन लाइन में हो? जी सर, तो 2016 सर सर मैंने नेट क्लियर 2016 और आज हम बात करें 2024, यानी कि पिछले 8 सालों से लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो आप 8 सालों में जिसको कह सकते हैं लगातार तैयारी कर रहे हैं सर, इतनी बड़ी एक तैयारी करना भी कई बार विद्यार्थी जिसको कह सकते हैं साल भर की तैयारी के बाद घर वाले ऐसे सोचते हैं कि साल भर हो गया अब देख नौकरी नहीं लगी तो क्या नाम, कई बार विद्यार्थी भी डिमोटिवेट होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी एक लंबी लाइफ जर्नी है, आपके बच्चों के साथ रही है। तो सर ऐसी स्थिति में देखिएगा 8 साल की तैयारी के बाद नौकरी लगना, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये तो है कि अगर संघर्ष करता है तो व्यक्ति सफल जरूर होता है। तो तुम्हारी ये 8 साल की कहानी क्या थी बेटा? मैं सिर्फ तुमसे सुनना चाहूंगा, क्योंकि हम बताएंगे तो वो इम्पैक्ट जो है ना कम होगा, लेकिन एक व्यक्ति जिसने 8 साल दिए होंगे, उस 8 साल के दौर में कभी मम्मी पापा ने कहा होगा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, तो कभी ये भी कहा होगा ये क्या कर रहा है, ये दोनों पल आए होंगे। तो वो दोनों पल हम आपसे ही सुनना चाहेंगे, बताइएगा। सर 8 साल के अंदर कभी सर बहुत ज्यादा मायूस भी हुए, डिप्रेशन भी हुआ सर, चीजें हो नहीं रही है, ऐसी तैयारी कर रहे हो सर रिजल्ट भी नहीं आ रहा है, तो मतलब कभी कभी मायूस भी हुए, पर फिर भी सर आगे संघर्ष करते रहे कि नहीं आगे बढ़ना ही है, रुकना नहीं करके सर हम रुके।
चलते रही कोशिश सर, कभी हार नहीं मानी जी जी। कि नहीं लगना है जॉब सिलेक्शन लेना ही 100% का। तो मतलब ये मन में तो ये पक्का था कि चाहे मुझे 8 साल लगे चाहे अगले साल और लगे, मुझे सिलेक्शन तो लेना है। बिल्कुल सर। ये और उस दौर में कभी ये भी सोचा होगा यार क्या होगा, मैं घर वालों को क्या बोलूंगा, और कभी मतलब ऐसी फीलिंग भी आई क्या कभी कि यार वो मैं बंद कर दूं, मैं मेरे से नहीं होगा पढ़ाई वढ़ाई? बिल्कुल सर, कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी गए कि नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर सर बार बार परेशानी भी हो रही थी कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया, काफी टाइम हो गया है, तो फिर भी सर माता पिता का सहयोग रहा, तो सर हमेशा आगे बढ़ते रहे। तो उस दौर में आपका सेल्फ मोटिवेशन क्या होता था कि यार कोई बात नहीं, रिजल्ट आ गया, सपोज करो आपने कोई पेपर दिया होगा क्योंकि, और उसमें हो सकता है आपके अपने आशाओं के अनुकूल परिणाम नहीं हो, तो फिर उस समय सेल्फ मोटिवेट कैसे होते थे? क्योंकि देखो क्या हुआ कि आपकी जो बातें हैं ना, ये आपकी बातें एक बच्चे के लिए प्रेरणा है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि जो फर्स्ट रैंकर है उसकी संघर्ष कैसा रहा होगा, हर बच्चा चाहता है कि उसने क्या पढ़ा होगा, कैसे पढ़ा होगा, और वो हर बच्चा चाहता है कि यार ये इसके सब ये जो परिस्थितियां हम झेलते हैं, तो ऐसी परिस्थिति इसने झेली होगी तो इसने अपने आप को कैसे बाहर निकाला। मतलब तुम्हारी जो बातें हैं ना, ये कई और दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा है। तो जब कभी ऐसा लगा होगा कि यार रिजल्ट है ना वो अनुकूल नहीं है, मतलब नहीं पास नहीं हुए एग्जाम में, तो फिर उस समय अपने आप को कैसे मोटिवेट किया अगली तैयारी के लिए? सर जैसे रिजल्ट आने को नहीं रहा था सर, बहुत ज्यादा ये डिप्रेशन में भी रहते थे कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब कोशिश कर रहे फिर भी नहीं आ रहा। फिर सर वापस पेपर एनालिसिस करके फिर हम वापस स्टार्ट करते हैं, नहीं इस बार तो अच्छे से करना है, क्या गलती हुई क्या मिस्टेक हुई सर, उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद में देखते पेपर में कि हमसे क्या गलती हो रही, तो सर वापस चीजें उसी पे काम करना स्टार्ट कर देते और धीरे धीरे सर मतलब बेस मजबूत करके फिर आगे बढ़ते रहे सर। वो कहते हैं ना कि एक असफलता एक नई शुरुआत है, सही बोला मैंने, एक असफलता एक नई शुरुआत है, और नई शुरुआत कुछ समझ के साथ है, कुछ सीख के साथ है। तो आपने इस 8 साल में क्या कोई दूसरी वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ? सर मेरा तो इससे पहले जिससे मैं वीडियो में था सर, मैं ग्राम विकास अधिकारी में सर। अच्छा, आप ऑलरेडी इन सर्विस हैं? जी सर, ग्राम विकास अधिकारी में सर मैं 2022 से बैच में सर। क्या बात है। तो चलो सबसे पहले तो क्या नाम आपने क्या बताया, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर? जी सर, ग्राम विकास अधिकारी विलेज तो डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको राजस्थान में हम आम भाषा में ग्राम सेवक कहते हैं, जिसका नाम आजकल जिसको कह सकते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है। तो आप ऑलरेडी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में, तो इसका मतलब फिर ये भी तय है कि आप 2019 में एफएसओ का आपने एग्जाम भी दिया होगा, उसमें भी आप कहीं ना कहीं सफल रहे होंगे। जी सर, 2019 में भी सर सेलेक्ट हुए एफएसओ में। सर 2019 एफएसओ में सेलेक्ट है, लेकिन वो भर्ती जिसको कह सकते हैं मतलब, अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, इंटरव्यू होना बाकी है और वर्तमान में वीडियो की पोस्ट में है। तो इसका यही ललक होता है ना सर कि देखो 2019 में पेपर दिया, उसके बाद में रिजल्ट नहीं आया तो बच्चा टूट जाता है, बोले छोड़ो नहीं यार। उसके बाद इसने वापस अपनी तैयार रखी और वीडियो बना। उस राजस्थान में तो वीडियो का पटवारी और वीडियो मतलब बंटवारी, यदि गांव में कहावत है कि एक लड़का आईएएस बन गया, वो मिठाई बांट रहा था गांव में, तो बूढ़े ने पूछा भाई क्या कर रहा है? बोले मैं मिठाई दे रहा हूँ। बोले किस लिए? बोले मैं आईएएस बन गया। बोले यार आईएएस तो बन गया, तो पटवारी बन जाता तो मजा आ जाता। तो पटवारी और ग्राम सेवक की तो बात ही अलग है। तो लेकिन मतलब उस फिर जब आप वीडियो बन गए, उसके बाद फिर एफएसओ का फॉर्म भरा होगा, तो उसके साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे किया होगा कि जॉब और जॉब के साथ तैयारी? क्योंकि सर वीडियो तो एक ऐसी पोस्ट रहती है जिसमें वर्कलोड, क्योंकि मैं भी लगातार जिसको कह सकता हूँ देखता हूँ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको कह सकते हैं सुबह, ये अगर ये कहा जाए कि 24/7, तो ये नहीं होगा कि 24/7 ही सर्विस रहती है। तो समय का तो काफी जिसको कह सकते हैं आपकी निश्चित रूप से समय की मैनेजमेंट की कमी काफी रही होगी। तो आपने समय को कैसे मैनेज किया? कई बार विद्यार्थी कहते हैं सर मुझे तो समय ही नहीं मिलता। तुम्हारे पास कहीं एक दिन में 48 घंटे थे क्या? सर जैसे मैंने उत्कर्ष का ऑनलाइन कोर्स ले रखा था पूरा। ठीक है। तो सर जैसे समय के लिए जैसे मैं दिन में सर जैसे 10-11 बजे तो मैं फील्ड में रहता था सर, और जैसे मुझे शाम को टाइम मिलता था और सुबह का टाइम, तो मैंने सर सुबह और शाम का टाइम यूटिलाइज किया अच्छे से। और क्लासें ऑनलाइन रिकॉर्ड रहती थी सर, तो मैंने क्लासों का भी अच्छे से यूज किया और उनको मतलब बार बार देखा सर। ये बस सीधा कहें कि सुबह शाम जब जो भी टाइम मिलता था उसको बस उसमें पढ़ लेते थे, और बाकी अपने जॉब तो था ही था। जी सर, सुबह मतलब जस्ट 11 बजे तक सर जो भी फ्री टाइम रहता था तब क्लासेस का अच्छे से यूज किया सर। और शाम जैसे फील्ड आपके माइंड में ये क्लियर था कि मुझे एफएसओ बनना है? जी सर, एफएसओ सिलेक्शन लेना ये 100% क्लियर था सर। और ये भी क्लियर था क्या कि फर्स्ट रैंक लेनी है? सर फर्स्ट रैंक का तो कुछ भी आइडिया नहीं। तो चलिएगा, अब ये बताइएगा कि जिस दिन आपका रिजल्ट आया उस दिन आप कहाँ थे, कैसा माहौल था, कहाँ आप बैठे थे, और आपको किसके माध्यम से पता लगा, और जब आपको ये पता लगा कि मेरा चयन हो गया उस समय कैसा फील हुआ, और जब ये पता लगा कि नहीं चयन तो हो गया है लेकिन रैंक भी मेरी नंबर 1 है? सर जैसे रिजल्ट आया शाम को
और रिजल्ट चेक करते सर मैंने अपना रोल नंबर चेक किया कि हाँ ये, फिर रिजल्ट में रोल नंबर चेक करने के बाद सर मुझे देखा कि हाँ मेरी मैथ में फर्स्ट रैंक आई टीएसपी में। तो देख के रिजल्ट बहुत खुशी हुई, और सर मैंने फिर मेरे माता पिता को बताया, मेरे फैमिली मेंबर से सभी को मैंने बताया कि मेरा रिजल्ट आ गया और फर्स्ट रैंक आई टीएसपी में। तो सब लोग बहुत खुश हुए, और बहुत काफी खुशी हुई सब लोगों को, आसपास लोगों को, घर परिवार वालों को भी बहुत निश्चित बधाइयां दी, और काफी खुश हुए रिजल्ट को देख के कि टीएसपी फर्स्ट रैंक आई। निश्चित रूप से ये आपकी फर्स्ट रैंक ना केवल आपके परिवार और घर के लिए जिसको कह सकते हैं महत्वपूर्ण है, ये फर्स्ट रैंक और आपका चयन होना एक उस क्षेत्र में निश्चित रूप से एक जो एजुकेशन में कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी सर से बात कर रहे थे, तो बाकी के लोगों के लिए भी वास्तव में ही ये एक जबरदस्त मोटिवेशन होगा कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं और हम भी निखर सकते हैं, और हमारे समाज और हमारे देश को निखारने की जिम्मेदारी हम हमारे कंधों पर ले सकते हैं। कमलेश, एक जी सर। बच्चे की क्या क्यूरियोसिटी बहुत सारी रहती है कि एक तो भाई मैं तैयारी कैसे करूं, है ना, तो ये आपने टाइम मैनेजमेंट का तो बता दिया, इसके साथ साथ मतलब वो बच्चा क्या पढ़े, कुछ ऐसा भी है क्या कि सर मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम का भी थोड़ा सा सुबह शाम का रहता था, तो वो क्या तो पढ़ते थे और कैसे पढ़ते थे, थोड़ा सा ये और हो जाए ना तो बच्चे के क्या है उसकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। यस सर, एफएसओ में सिलेबस सर काफी लेंथी था, मतलब काफी बड़ा सिलेबस था, उनके बहुत सारी सब्जेक्ट थी सर। हम्म। तो सर मैंने एफएसओ के लिए सर उत्कर्ष जो ऑनलाइन क्लासेस थी, और जो जीएफ सर का एग्रीकल्चर का मैटर था, उन्होंने मतलब लगभग 40% एफएसओ की तैयारी सर ने करवाई, जीएफ सर ने। तो उनके जो भी उनके प्रिंटेड नोट्स थे, क्लासेस नोट्स थे सर, मैंने उनको नोट्स बनाए, हैंड रिटन नोट्स भी बनाए सर मैंने। अरे वाह, बहुत और बढ़िया। मैंने सर बार बार उन्हीं को रिवीजन किया है, और ज्यादातर सर 90% क्वेश्चन मैच भी हुए, और काफी मतलब क्वेश्चन आए भी, जैसे एमसीक्यू बेस में से भी सर बहुत सारे क्वेश्चन आए। मतलब ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट हमें क्वेश्चन हमें हमें विश्वास तो एक पे रखना पड़ेगा, हमें विश्वास तो अपने गुरुजन पे रखना पड़ेगा, और जो हमारे पास जो मटेरियल है ना उसी को हम बार बार पढ़ें। वो कहा था ना, बिल्कुल सर, हमें मटेरियल पे भरोसा करना बहुत जरूरी है सर। वो कहा होता ना कि वो करत करत अभ्यास की जड़ी में तो हो तो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। मतलब बार बार उसी चीजों का प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा ना। जी सर, बिल्कुल बार बार उसी चीजों को सर मैंने रिवीजन भी किया काफी टाइम, और एक ही चीज को सर मैंने मतलब कंटेंट चेंज नहीं किया सर, मैंने कंटेंट उत्कर्ष का ही रखा हमेशा। बहुत बढ़िया। जैसा कि सर इन्होंने एक बात कही कि पहले ये आपके मेन बैच कोर्स में थे, और इसके बाद कहा कि सर मैंने उसको बार बार पढ़ा और मैंने उनकी प्रैक्टिस अच्छे से की, मैंने अपने नोट्स बनाए, जी जी। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि सर मैंने एमसीक्यू बैच ज्वाइन किया। तो सर आजकल एक ये एमसीक्यू बैच जिसको कह सकते हैं आप लगातार देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस एमसीक्यू बैच का एक विद्यार्थी को मुझे ऐसा लगता है कि पहले थ्योरी पढ़ ली, उसके बाद जब वो एमसीक्यू बैच पढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं कोई फीलिंग दूसरी होती है। सर क्या होता है कि जैसे आपने पहला पढ़ा तो उसके आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आपकी सब चीज़ें क्लियर होगी, उसके बाद क्या होता है कि बच्चा घर पे बैठा है ना, तो कई बार थोड़ा सा वो फीलिंग आ जाती है कि वो थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है। तो एमसीक्यू बैच के अंदर एक तो आपका फटाफट रिवीजन होता है, और दूसरा जब आपने प्रश्न लगाया, हमने प्रश्न पढ़ाया, तो उसमें सामने 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसके पास वो जो 2-4 सेकंड होते हैं ना, तो उसमें अपना टिक भी मार सकता है। उसके बाद में एक तो यदि टिक सही हुआ तो जी तैयारी अच्छी है, टिक सही नहीं लगा इसका मतलब एनालिसिस हो जाएगा यार मेरी गलती कहाँ थी, क्योंकि बच्चा टीचर उसी समय उसको एक्सप्लेन भी करता है। तो ये एमसीक्यू बैच जो है ना, ये थ्योरी के बाद एमसीक्यू और प्रैक्टिस सेट, मतलब इसका तो ये तो रामबाण है सर, बिल्कुल रामबाण है। सही बोला भाई कमलेश? जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल एमसीक्यूज से सर, काफी मतलब चीजें क्लियर हो जाती है सर एमसीक्यूज में, हम्म। और काफी क्वेश्चन पुट हुए डायरेक्ट एमसीक्यूज बेस से सर। हाँ, मतलब वो उसको डिजाइन इसी तरीके से किया जाता है कि एक ही पर्सन के 4 ऑप्शन ऐसे हो कि जिनसे वो टॉपिक जो है ना वो पूरा क्लियर हो, कि कम समय में, फिर हम लोग अंतिम समय का दौर होता है तो कम समय में मतलब 1 घंटे के अंदर हम पूरा टॉपिक क्लियर तैयारी कर लें, ऐसा वो सेशन होता है। जी सर, एमसीक्यूज का सर काफी प्लस पॉइंट रहा हमारी सर एमसीक्यूज बेस से। अगर कमलेश जी आपको अगर कम शब्दों में, और अगर मैं कहूं कि आपको एक संक्षिप्त सार में अगर आपको पूछा जाए और आपसे ये कहा जाए कि आपको ये बताना है कि इतने लंबे समय से आपने तैयारी की, तो आप मुख्य रूप से एक विद्यार्थी को क्या, जिसको कह सकते हैं अपना संदेश देना चाहेंगे विद्यार्थियों को, ताकि आपके उस मैसेज को वो कन्वे करे, उस मैसेज वो आपके बहुत से लोगों तक पहुंच पाए, विद्यार्थियों से सीख पाए? सर मैं स्टूडेंट को संदेश देना चाहूंगा सर, रिजल्ट रहेगा कभी पॉजिटिव भी रह सकता है, रिजल्ट नेगेटिव भी रह सकता है। कि आप जैसे मुझे काफी 6-7 साल हो गए थे मेरे से तैयारी करते करते, तो काफी निराश भी हुआ सर, मुझे रिजल्ट में मेरे फेवर में नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने चीजों को सर मतलब छोड़ा नहीं, निराश आई सर, थोड़ी बहुत मन में निराशा भी आई, पर मैं कोशिश करना नहीं छोड़ा सर, हमेशा कंटिन्यू रहा। जैसे कोई एग्जाम हुआ, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहा,
तो वापस उसी सर थोड़ा सा गैप लेके 2-4 दिन का वापस एग्जाम की तैयारी में स्टार्ट हो गए सर। मतलब कंटिन्यूटी बना के रखी सर, किसी चीज को मतलब छोड़ा नहीं, अच्छी तरह से किया सर। मतलब ये कह सकते इसलिए हैं सर स्टूडेंट को भी यही है, जैसे कंटिन्यूटी, मतलब कोई चीज जैसे रिजल्ट आ गया, अगर आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो भी हताश होने की जरूरत नहीं सर, आप उस चीज पे कंटिन्यू बना के रखें, वो रिजल्ट पॉजिटिव कभी न कभी तो आएगा ही आएगा। मतलब सर जितने भी बच्चों से अपनी बात हुई ना, मतलब ये तो पक्का हो गया कि हमें कंसिस्ट तो रहना ही पड़ेगा उन चीज़ों के लिए, और उनसे कनेक्ट तो रहना ही पड़ेगा। मतलब हार्ड वर्क जो है ना, शॉर्ट की तो है ही नहीं, बिल्कुल कोई शॉर्ट वे तो है ही नहीं। मतलब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और एक ललक तो रखनी पड़ेगी। समय चाहे अच्छा हो बुरा हो, एग्जाम में आशा की सफलता मिली हो नहीं मिली हो, मतलब अपने आप को सेल्फ मोटिवेट तो रखना ही पड़ेगा। सही बात है। बिल्कुल। और अब अंत में अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्कर्ष आज के इस समय में डिजिटल शिक्षा में, जिसको कह सकते हैं नॉर्थ से लेकर के साउथ तक और ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, अगर जहां देखा जाए तो डिजिटल शिक्षा का आज के इस समय में उत्कर्ष एक पर्याय बन चुका है। तो उत्कर्ष को लेकर के, इस संस्थान को लेकर के आपके क्या विचार हैं और क्या कहना चाहेंगे आप? सर पहले मैं उत्कर्ष क्लासेस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सर बहुत कम टाइम में मतलब हमारे लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी मेंटेन की सर। और सबसे बड़ी चीज सर एफएसओ की जो बोलूंगा कि मतलब निर्मल सर ने जो सिलेबस भी सर काफी बड़ा था, और उन्होंने मतलब एक बैच मतलब बहुत काफी कम टाइम में हमारा सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया सर ने। और जिस हिसाब से उत्कर्ष ने हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान दिया सर इस सिलेक्शन में, तो उन्होंने काफी सहयोग किया सर, कि उन्होंने हर चीज हमारे लिए बहुत इजी कर दी सर। आज हम घर बैठे भी सर अच्छे से सब तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट, और वही कंटेंट वही क्वालिटी हमें मिल रही है सर, जो ऑफलाइन में मिल रहा है सर। तो जैसा कि सर विद्यार्थी ने कहा कि ऑनलाइन में हमारा सिलेबस भी एक समय पर करवाया, और निश्चित रूप से जैसे सिलेबस को लेकर के हम लगातार बीच बीच में चर्चाएं भी करते रहते हैं, और कोर्स के अपडेशन को लेकर के भी चर्चा करते रहते हैं कि किस टीचर का कितना पार्ट कितने समय में हो गया, और कोर्स को एक सही समय पर कराने की आपके ऊपर भी बाध्यता होती है और मेरे पे भी बाध्यता होती है कि समय को आपके बाउंडेशन में, जिसको कह सकते हैं, आपको करना है। तो सर एक तो देखो उत्कर्ष जो है ना, वो डिजिटल शिक्षा के माध्यम से वहां तक पहुंचा जहां तक कहना कि सूर्य भी नहीं पहुंचा होगा, जहां तक सरकार भी नहीं पहुंची होगी, क्योंकि कम शिक्षा, कम फीस के अंदर और बेहतर शिक्षा, और खास करके ऑनलाइन तो अपने आप में ऐसी शिक्षा होगी कि वहां पे सिर्फ बच्चा जो है ना, जब टीचर आता है तो सिर्फ उसका एक ही मोटिव होता है कि मुझे सिर्फ पढ़ा के जाना है। मतलब वहां पे सामने नहीं होता, तो बस टीचर 100% अपना देता है और पूरा का पूरा मैटर उनके पास जाता है। तो ये अपने आप में एक पर्याय है सर। और इसी दौर में कुछ आप भी बता दो। निश्चित रूप से सर, जैसे कि सिलेबस को करवाने की जिम्मेदारी सभी पर रहती है, और हम निश्चित रूप से ये संस्थान और संस्थान के सभी, जिसको कह सकते हैं अध्यापक गण, अपने सिलेबस को समय पर करवाने के लिए बाध्य रहते हैं, और हम लगातार विद्यार्थियों के साथ, जिसको कह सकते हैं, जुड़े रहते हैं। और डिजिटल इस शिक्षा की जब हम बात करें तो इस समय जिसको कह सकते हैं उत्कर्ष का बिग समर सेल, जो कि 14 से लेकर सर 20 जून तक चल रहा है, नाम मात्र की जिसको कह सकते हैं फीस आपको इस समय देखने को मिल रही है। तो ये थे आज के हमारे इस फूड सेफ्टी ऑफिसर के विशेष और आपके शानदार इंटरव्यू के तीसरे सेशन की तीसरी कड़ी में हम जुड़े हुए थे कमलेश डामोर के साथ, जो कि उदयपुर के कोटड़ा तहसील से, जिसको कह सकते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो कमलेश जी, एक बार पुनः जिसको कह सकते हैं उत्कर्ष परिवार की ओर से, चौधरी सर और मेरी ओर से, जिसको कह सकते हैं, आपको और आपके परिवार को और आपके अग्रिम भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में वहां तक पहुंचे जहां तक आप सोच रखते हैं, और उत्कर्ष, और अगर हम आपके जीवन में कहीं भी अगर हमारी जरूरत हो तो निश्चित रूप से याद करिएगा उत्कर्ष को, और हमें फक्र होगा कि हम आपके जीवन में, आपके पड़ाव में आपके लिए काम आए। तो एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। आपको राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।